हमारे एक श्रोता ने हमें मार्गरेट कालियो की किताब मॉम टू मिलियनेयर पर कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत भेजे हैं। हाँ। और सच कहूं तो पहली नजर में ये उन हजारों किताबों जैसी लगती है जो आपको अमीर बनने के सपने दिखाती हैं। हाँ टाइटल तो कुछ वैसा ही है। बिल्कुल, लेकिन जो समीक्षाएं और नोट्स हमारे पास हैं वो एक ज्यादा गहरी कहानी की तरफ इशारा करते हैं। ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। तो आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। क्या ये वाकई एक पर्सनल कहानी और प्रैक्टिकल सलाह का एक सफल मिश्रण है? क्या एक सिंगल मदर की यात्रा हर किसी को मतलब फाइनेंशियल पीस का रास्ता दिखा सकती है? तो चलिए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। ये किताब असल में है क्या? देखिए, यही इस किताब का सबसे दिलचस्प पहलू है। ये दोनों हैं और यही इसकी ताकत भी है। अच्छा। मार्गरेट कलियो अपनी कहानी से शुरू करती हैं, एक सिंगल मदर जो आर्थिक रूप से बहुत संघर्ष कर रही थी, कर्ज में डूबी हुई, भविष्य को लेकर परेशान। तो काफी भरोसेमंद शुरुआत है। बहुत ज्यादा। लेकिन किताब सिर्फ कहानी सुनाकर नहीं रुकती, वो अपनी जिंदगी के हर मोड़ को, हर चुनौती को एक फाइनेंशियल सबक में बदल देती हैं। तो ये सिर्फ मेरे साथ ये हुआ नहीं है। नहीं, ये है कि मेरे साथ ये हुआ और मैंने इससे ये सीखा और आप इससे ये सीख सकते हैं। लेकिन इसमें खतरा भी तो है। कई बार ऐसी किताबें पर्सनल कहानी में इतनी उलझ जाती हैं कि जो प्रैक्टिकल सलाह है वो कहीं पीछे छूट जाती है। बिल्कुल, ये एक बहुत जायज सवाल है। मतलब कहानी तो अच्छी लगती है पर किताब खत्म होने पे पता ही नहीं चलता कि अब करना क्या है। हाँ, और कई किताबें इस जाल में फंसती हैं, पर कलियोसिस से बचती हैं क्योंकि उनकी किताब का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत साफ है। हर चैप्टर में उनकी जिंदगी की एक कहानी है और उसके ठीक बाद एक एक्शन स्टेप्स या वर्कशीट जैसा सेक्शन होता है। अच्छा, कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल। एक चैप्टर में वो बताती हैं कि कैसे एक अचानक आए मेडिकल बिल ने उनकी सारी बचत खत्म कर दी थी। ओह। स्टेप बाय स्टेप प्लान देती हैं। वो बताती हैं कि सिर्फ 500 रुपए से कैसे शुरू करें, उसे कहाँ रखें और धीरे धीरे उसे 3 से 6 महीने के खर्चों तक कैसे ले जाएं। तो कहानी आपको इमोशनली जोड़ती है और सलाह आपको प्रैक्टिकली तैयार करती है। एग्जैक्टली, यही संतुलन है। ये सुनना काफी ताजगी भरा है। क्या किताब में उनकी किसी बड़ी गलती का जिक्र है जिससे उन्हें कुछ सीखने को मिला? क्योंकि अक्सर हम सफलताओं से ज्यादा गलतियों से सीखते हैं। हाँ, और वो अपनी असफलताओं के बारे में बहुत खुलकर बात करती हैं। एक कहानी जो मुझे खास तौर पे याद है वो उनके पहले साइड हसल के बारे में है। अच्छा। उन्होंने एक ऑनलाइन एटसी शॉप शुरू की थी, हाथ से बने गहने बेचने के लिए, और पहले 6 महीने उन्हें एक भी ऑर्डर नहीं मिला। एक भी नहीं? एक भी नहीं। वो लगभग हार मान चुकी थी और वो विस्तार से बताती हैं कि गलतियां क्या थीं। खराब तस्वीरें, कोई मार्केटिंग नहीं और अपने प्रोडक्ट की कीमत बहुत कम रखना। यही असफलता उन्हें सिखाती है कि सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट होना काफी नहीं है, आपको बिजनेस की समझ भी होनी चाहिए। और फिर वो बताती हैं कि कैसे उन्होंने इन्हीं गलतियों से सीखकर उसी बिजनेस को प्रॉफिट में बदला। ये बात पाठकों को एक तरह से हिम्मत देती है कि असफल होना ठीक है। बिल्कुल, कि ये प्रोसेस का हिस्सा है, अंत नहीं। ये जो मानसिकता वाली बात है ये बड़ी दिलचस्प है। समीक्षाओं में बार बार माइंड सेट पर जोर दिया गया है। ज्यादातर फाइनेंशियल किताबें बताती हैं क्या करना है, बजट बनाओ, इन्वेस्ट करो। पर स्रोत बताते हैं कि ये किताब क्यों पर ज्यादा ध्यान देती है। आप पैसे को किस नजर से देखते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पैसे के साथ अपने रिश्ते को समझना। मतलब हम सब पैसे के बारे में कुछ कहानियां सुनकर बड़े होते हैं। जैसे पैसे पेड़ पर नहीं उगते। हाँ बिल्कुल। या अमीर लोग लालची होते हैं। ये मान्यताएं हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं और हमारे फैसलों पर असर डालती हैं। कलियो एक एक्सरसाइज देती हैं जिसे वो मनी स्टोरी कहती हैं। मनी स्टोरी? हाँ, वो कहती हैं कि आप लिखिए कि आपने बचपन से पैसे के बारे में क्या सुना है। जब तक आप अपनी उस पुरानी कहानी को पहचानकर उसे बदलते नहीं, कोई भी बजटिंग तकनीक लंबे समय तक काम नहीं करेगी। ये सुनने में तो बहुत गहरा लगता है, पर असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? अपनी मनी स्टोरी बदलने के अलावा क्या किताब में आय बढ़ाने या बजट बनाने जैसे ठोस कदम भी हैं? हाँ बिल्कुल। माइंडसेट तो बस नींव है, उसके ऊपर पूरा एक प्रैक्टिकल ढांचा है। जैसे आय के कई सोर्स बनाने के लिए वो एक बड़ा दिलचस्प सुझाव देती हैं। क्या? वो कहती हैं कि अपने किसी हॉबी को ही एक छोटे बिजनेस में बदलो। अगर आपको बेकिंग पसंद है तो वीकेंड पर ऑर्डर लेना शुरू करो। अच्छा। उनका तर्क यह है कि जब आप कुछ ऐसा करते हैं जिसमें आपको मजा आता है तो वो काम जैसा नहीं लगता और आप उसे लंबे समय तक कर पाते हैं। ये तो अतिरिक्त आय का एक कम तनाव वाला तरीका लगता है। बिल्कुल। और बजटिंग के बारे में क्या क्या किताब में कोई खास तकनीक है, जैसे 50-30-20 रूल या कुछ और जो खास तौर पर परिवारों के लिए हो? हाँ, वो पारंपरिक बजटिंग से थोड़ा अलग सोचती हैं।
वो जिसे फ्लेक्सिबल फैमिली बजट कहती हैं, उसका सुझाव देती हैं। फ्लेक्सिबल फैमिली बजट? हाँ, ये सच्चाई को स्वीकार करता है कि जिन परिवारों में बच्चे हैं, उनके खर्चे हर महीने एक जैसे नहीं होते। कभी स्कूल की फीस, तो कभी किसी का जन्मदिन। तो उनका सिस्टम बकेट्स या श्रेणियों पर आधारित है। आपके पास जरूरी खर्चे, भविष्य की बचत, बच्चों का भविष्य और एक गिल्ट फ्री स्पेंडिंग बकेट होता है। गिल्ट फ्री स्पेंडिंग, ये अच्छा है। हाँ, और सबसे जरूरी बात, वो एक ऊप्स बकेट रखने पर जोर देती हैं, क्योंकि जिंदगी में हमेशा कुछ अनप्लान्ड खर्चे आ ही जाते हैं। सही बात है। ये यथार्थवादी नजरिया बजट को टूटने से बचाता है और जो अपराध बोध होता है ना, उसे कम करता है। ये उप्स बकेट वाली बात तो बहुत ही प्रैक्टिकल है। ये बजटिंग को एक सजा की तरह नहीं बल्कि एक टूल की तरह पेश करता है। तो फिर इसके असल पाठक कौन है? समीक्षाएं कहती हैं कि ये माताओं और महिलाओं के लिए खास तौर पर अच्छी है। हाँ, किताब का जो लहजा है और जो उदाहरण है, वो सीधे तौर पर उन महिलाओं से बात करते हैं जो परिवार की जिम्मेदारियां भी निभा रही हैं। कर्ल्यू उन चुनौतियों की बात करती हैं जिनका सामना महिलाएं करती हैं, जैसे करियर में ब्रेक लेना, सैलरी गैप या देखभाल का वित्तीय बोझ। वो इन सच्चाइयों को नजरअंदाज नहीं करती। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये किताब किसी और के लिए, जैसे किसी युवा प्रोफेशनल या किसी पुरुष के लिए बिल्कुल भी काम की नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, कहानियां और उदाहरण महिलाओं पर केंद्रित हो सकते हैं, लेकिन जो मूल सिद्धांत है वो तो यूनिवर्सल है। सही। मतलब असफलता से सीखना, आय के कई स्रोत बनाना, पैसे के प्रति एक हेल्दी माइंडसेट रखना, ये सबक तो किसी के लिए भी कीमती हैं। हाँ, ये बात तो सही है। हो सकता है कोई पुरुष कहानियों से उतना न जुड़ पाए, लेकिन जो व्यावहारिक सलाह है वो उतनी ही काम की है। स्रोतों में गुड रीड्स पर इसकी 4.85 की रेटिंग का भी जिक्र है। ये असाधारण है। बहुत ज्यादा, खासकर फाइनेंशियल सलाह वाली किताबों के लिए। तो आपको क्या लगता है, ये किताब लोगों के साथ इतना गहरा जुड़ाव क्यों बना पा रही है? मुझे लगता है इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला है प्रामाणिकता। मतलब कर्ल्यू कोई अरबपति सीईओ नहीं है जो ऊपर से सलाह दे रही हो। वो वहीं से गुजरी हैं जहां से उनके कई पाठक गुजर रहे हैं। जब वो कर्ज के तनाव के बारे में बात करती हैं तो पाठक उसे महसूस कर सकता है। दूसरा कारण है सशक्तिकरण की भावना। सशक्तिकरण? हाँ, किताब का संदेश ये नहीं है कि आप पीड़ित हैं। संदेश है, हाँ, तुम्हारी परिस्थितियां मुश्किल हैं, लेकिन तुम्हारे पास उन्हें बदलने की ताकत है और मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे। तो ये सिर्फ आप कर सकते हैं वाली खोखली प्रेरणा नहीं है, बल्कि आप कर सकते हैं, और ये रहे वो 3 स्टेप्स जिनसे आप आज ही शुरू कर सकते हैं। ये संतुलन ही शायद इसकी सफलता की कुंजी है। गुडरीड्स की समीक्षाओं में भी यही बात दिखती है। बिल्कुल। लोग लिखते हैं, इस किताब ने मुझे पहली बार महसूस कराया कि मैं वाकई अपने फाइनेंस को कंट्रोल कर सकती हूँ। या ये पहली किताब है जिसे पढ़कर मुझे शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। ये शर्मिंदगी वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। बहुत। कर्ल्यू पैसे की गलतियों से जुड़ी शर्म को खत्म करती हैं। वो कहती हैं कि ये सीखने की प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा है। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ देखें तो इस किताब का सार क्या है? ऐसा लगता है कि मॉम टू मिलियनेयर का असली लक्ष्य मिलियनेयर बनना नहीं है। आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे। टाइटल आकर्षक है, पर किताब का दिल उसके सब टाइटल में है, फाइंडिंग द पाथ टू फाइनेंशियल पीस। वित्तीय शांति का रास्ता खोजना। हाँ, कर्नूल के लिए असली लक्ष्य वित्तीय शांति है, और इसका मतलब सिर्फ बहुत सारा पैसा होना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है ये जानना कि आपके बिल चुकाए जाएंगे। इसका मतलब है कि एक अचानक आया खर्चा आपकी दुनिया नहीं उजागेगा। इसका मतलब है अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए विकल्प होना। ये नियंत्रण और सुरक्षा की भावना है। बिल्कुल, न कि सिर्फ विलासिता। और ये विचार की फाइनेंशियल प्लानिंग डरावनी या जटिल नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये आपकी पर्सनल ग्रोथ की यात्रा का हिस्सा हो सकती है, ये भी बहुत शक्तिशाली लगता है। हाँ, ये पैसे को एक गणित की समस्या से हटाकर एक जीवन कौशल बना देता है। जैसे आप सेहत के लिए कसरत करते हैं, वैसे ही आप अपने वित्तीय स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं। तो ये साफ है कि ये किताब उन लोगों के लिए एक बहुत शक्तिशाली संसाधन है जो अपने वित्तीय जीवन को लेकर अटके हुए महसूस करते हैं। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाता है जो इस किताब के मूल में है। किताब बार बार पैसे को आत्म मूल्य से जोड़ती है, या यूं कहें उसे उससे अलग करने की कोशिश करती है, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि किसी व्यक्ति की अपनी सुरक्षा और मूल्य की जो भावना है
वो उसकी वित्तीय स्थिति से कितनी जुड़ी हुई है। ये तो बहुत गहरा सवाल है ना? तो बजट और निवेश से परे कौन से मानसिक या व्यवहारिक कदम वाकई में वित्तीय शांति की ओर ले जा सकते हैं, चाहे बैंक खाते में कोई भी रकम क्यों न हो? क्या वित्तीय शांति एक बाहरी स्थिति है या एक आंतरिक अवस्था? ये किताब तो कहती है कि ये आंतरिक है, पर यह सवाल हर किसी के लिए सोचने लायक है।